अगर इंसान जो सोचता और वैसा ही हो जाता तो हर कोई कितना सुखी होता ना। मगर ऐसा नहीं होता। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। गरीब हरी ने क्या ही बड़ा सोच लिया। उसे तो बस अपनी मेहनत की कमाई से अपनी बेटी को पढ़ाकर टीचर बनाना था। उसने तो इसके लिए किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाए थे। लेकिन लोग फिर भी उसके दुश्मन बन गए। हरी और रेशमा सुजाता के साथ सुबह वाली बस के इंतजार में खड़े हैं। सुजाता का दिल घबरा रहा है। वो अभी भी कहे जा रही है कि घर लौट चलते हैं, लेकिन बाप बेटी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। हरिया ने गमछे से और सुजाता ने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढका हुआ है। रेशमा किसी के पहचान में न आए इसलिए उसकी मां ने जबरदस्ती उसे अपनी एक पुरानी साड़ी पहना दी है। हमेशा सूट पहनने वाली रेशमा से ये साड़ी संभाली नहीं जा रही। उसने भी पल्लू से अपना चेहरा ढकने की कोशिश की है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके ही नहीं आसपास के गांव के लोग भी उसे बस एक झलक में पहचान लेते हैं। छन्नू के एक चमचे मनोहर ने भी रेशमा को पहचान लिया है। उसे समझ आ गया है कि हरिया रेशमा को लेकर कॉलेज जा रहा है। उन्हें देखते ही उसने अपनी फटफटिया की स्पीड तेज कर ली और सीधे छन्नू के दरवाजे पर जाकर रुका। उसने हांफते हुए छन्नू को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनने के बाद छन्नू का गुस्सा फट पड़ा। उसने अभिराज से चिल्लाते हुए कहा, यह कुतिया कुछ ज्यादा ही उछल रही है। आज इसकी सारी अकड़ मैं अपनी जूते के नीचे रौंद दूंगा। अभी तक मैं इसे आसान तरीकों से पाना चाहता था, लेकिन अब मैं इसे कुचल दूंगा, जिसके बाद इसकी पूरी जवानी मेरी रखेल बनकर कटेगी। रे मनोहरवा, जाओ सब लौंडा लोग को इकट्ठा कर लो तुरंत। बोलो बस स्टॉप पर पहुंचे। इतना कहकर छन्नू अभिराज के साथ अपनी बुलेट पर सवार होकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। बस आ चुकी थी। हरी रेशमा और सुजाता के साथ बस में बैठ गया और बस चल दी। सुबह का समय था, इसलिए बस में 2-3 लोग ही और थे। आगे बाजार पर यह बस पूरी भर जाएगी। बस में बैठी रेशमा सोच रही है कि काश उसका दोस्त मृदुल उसके साथ होता तो उसे इतना सब नहीं सहना पड़ता। मृदुल गांव के मुखिया का बेटा है। उसके सामने छन्नू भी ज्यादा नहीं उछलता। आसपास के गांव के आधे लड़के उसके कहने से चलते हैं। वो जब तक था तब तक रेशमा को कोई छू भी नहीं सकता था। पहली क्लास में पढ़ रही रेशमा जब स्कूल में बैठकर रो रही थी, क्योंकि वो क्लास में अकेली लड़की थी, जिस वजह से बाकी लड़के उसे चिढ़ाते थे। कहते थे, तू भी लड़का ही है, लड़की होती तो स्कूल ना आती। तब एक लड़का उसके पास आया और उसे समझाने लगा, तुम जितना डरोगी ये सब तुम्हें उतना ही डराएंगे। आज के बाद डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस उस दिन के बाद उसने कभी रेशमा का साथ नहीं छोड़ा। 10वीं तक दोनों साथ थे, लेकिन उसके बाद उसके पिता ने उसे शहर पढ़ने भेज दिया। रेशमा के लिए वो सच्चा दोस्त था, लेकिन मृदुल के लिए रेशमा उसका पागलपन थी। रेशमा समझती थी कि वो एक दोस्त की तरह उसकी मदद करता है, लेकिन मृदुल उसे पाने के लिए उसकी मदद करता था। 10वीं के आखिरी एग्जाम के बाद मृदुल ने रेशमा से कह दिया था कि वो उसे पसंद करता है, जिस पर रेशमा ने उसे समझाते हुए कहा कि वो भी उसे अपना सच्चा दोस्त मानती है, लेकिन उससे प्यार नहीं करती, क्योंकि उसे इन सब में नहीं पढ़ना। उसे आगे पढ़ना है और टीचर बनना है। मृदुल ने भी उसे एहसास कराया कि उसका प्यार भी उसके लिए
दोस्ती जैसा ही है। उसके इनकार का उनकी दोस्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो दोनों हमेशा ही अच्छे दोस्त रहेंगे। और ये सच भी हुआ। मृदुल जब भी शहर से घर आता तो उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता। हर काम में उसकी मदद करता। गांव आने पर पता करता कि किसने रेशमा को छेड़ा है, जिसके बाद वो उन सब की खबर लेता। आज के दिन वो मृदुल को याद कर रही है। वो सोचती है कि मृदुल होता तो आज वो ऐसे छुप कर कॉलेज न जाती। वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर बड़े शान से छुन्नू सेठ के दरवाजे के आगे से लेते हुए जाता। रेशमा पहली बार शहर जा रही है। उसने मृदुल का पता लिया है। वो सोचती है शहर जाकर वो बाबूजी के साथ उससे मिलने जाएगी। फिर वो एक बार अपने हाथ में पकड़े कॉलेज फॉर्म को देखती है। उसे उस कागज के टुकड़े में देखते हुए अपना भविष्य दिखता है, जहां वो बच्चों को पढ़ा रही है। वो प्यारे प्यारे सपने देख ही रही होती है कि तब तक अचानक लगी बस की ब्रेक उसके सपने को तोड़ देती है। बस के आगे 4 बाइक सवार खड़े हैं, जिन्होंने बस रुकवा दी है। पीछे और भी मोटरसाइकिल हैं जो आगे निकल गए हैं। बाइक सवार बस में चढ़ जाते हैं और रेशमा की ओर बढ़ते हैं। सुजाता और अन्य 2 सवारियां चिल्लाने लगती हैं। कट्टा दिखाकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया जाता है। उन्हें रेशमा की तरफ बढ़ता देख हरी उनके सामने खड़ा हो जाता है। वो हरी की शर्ट का कॉलर पकड़ते हैं और बस से नीचे ले आते हैं। कट्टा पकड़े हुए शख्स सुजाता के साथ साथ बाकी सवारियों को डराकर बस से नीचे उतार देते हैं। अब वो लोग बस ड्राइवर को बस चलाने के लिए कहते हैं। रेशमा खिड़की से अपने पिता को देख चिल्ला रही है। उसके पिता को 2 पहलवानों ने पकड़ रखा है। वो अपनी बेटी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। जल्दी ही बस उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। वो पहलवान भी हरी सुजाता को छोड़ बाइक पर सवार होकर निकल जाते हैं। हरी उनकी कैद से छूटते ही भागने लगता है, मगर थोड़ी दूर पर गिर जाता है। बस जा चुकी है। 1 किलोमीटर बाद बस रुकती है और 3 लोग मुंह लपेटे हुए बस में सवार हो जाते हैं। बस फिर से चल देती है। थोड़ी देर में बस कच्चे रास्ते पर उतार दी जाती है। नए सवार हुए लोगों में 2 ने अपने चेहरे से गमछा हटा दिया। वो दोनों छुन्नू और अभिराज हैं। उन्हें देखते ही रेशमा बुरी तरह घबरा जाती है। उसे घबराया देख दोनों किसी राक्षस की तरह हंसने लगते हैं। तीसरे बंदे का चेहरा अभी भी नकाब में छुपा हुआ है। वो एक सुनसान जगह पर ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहते हैं। बस रुक जाती है। छुन्नू अभिराज की तरफ देखता है। अभिराज उसका इशारा पाकर सभी को बस से उतरने के लिए कहता है। अब बस में सिर्फ रेशमा और छुन्नू हैं। छुन्नू उसके करीब आता है, उसे जबरदस्ती पकड़ने लगता है। रेशमा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उस राक्षस से जीत नहीं पाती। कुछ देर में रेशमा की दर्द भरी चीखें सुनाई पड़ती हैं। बाहर खड़े अभिराज और बाकी लोग एक दूसरे की तरफ देख दरिंदगी भरी मुस्कानें छोड़ते हैं। रेशमा की चीख से नजदीक के पेड़ पर बैठी सभी चिड़ियां उड़कर चिल्लाने लगती हैं, मानो जैसे कुदरत इस क्रूरता पर रो रही हो। छुन्नू के बाद अभिराज और फिर खुद का चेहरा छुपाए हुए वो शख्स अंदर जाते हैं और रेशमा के साथ एक के बाद एक दुष्कर्म को दोहराते हैं। कुछ देर बाद दरोगा विक्रम भी वहां पहुंच जाता है। वो भी बस में चढ़ जाता है। उसके सामने निढाल और बेसुध पड़ी रेशमा का अस्त व्यस्त शरीर पड़ा है। वो भी मौके का फायदा उठाकर अपनी हवस की प्यास बुझा लेता है। बाहर ऐसा माहौल है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। छुन्नू और बाकी साथी अपनी इस घिनौनी जीत का मजा
दारू पीकर ले रहे हैं। विक्रम भी बस से बाहर आ जाता है। छुन्नू दरोगा को उसका काम बताता है और खुद अपने साथियों के साथ वहां से रवाना हो जाता है। विक्रम ड्राइवर से बस घुमाने के लिए कहता है। ड्राइवर जैसे ही अंदर जाता है, वहां का दृश्य देखकर कांप जाता है। वो बेहोश पड़ी रेशमा की तरफ बढ़ता है और अपने कंधे से गमछा उतारकर उसके शरीर को ढक देता है। बस दोबारा गांव की तरफ बढ़ती है। रास्ते में एक कुआं पड़ता है। विक्रम रेशमा को वहीं कुएं के पास उसके सामान के साथ फेंककर बस के साथ वहां से रवाना हो जाता है। रेशमा वहां बेसुध पड़ी हुई है। दूसरी तरफ हरी और सुजाता रेशमा को पागलों की तरह खोजते हैं। चलते चलते दोनों की सांसें फूल जाती हैं, मगर वो रुक नहीं रहे। कुछ देर बाद रेशमा को होश आ गया है। वो अपने शरीर पर एक नजर डालती है और कुछ देर पहले खुद के साथ हुई हैवानियत को याद करती है। उसका मन घिन से भर जाता है। कॉलेज का फॉर्म अब भी उसके हाथ में है। वो कुछ देर चिल्ला चिल्ला कर रोती है। और फिर एकदम मौन होकर कुछ सोचने लगती है। इधर छुन्नू की हवेली पर जीत का जश्न चल रहा है। उसने सभी लड़कों को बुलाया है। सब खा पी रहे हैं। छुन्नू गर्व से फूला नहीं समा रहा। अभिराज उसकी पीठ थपथपाते हुए कहता है, वाह मेरे शेर, मुझे नाज है तुझ पर। उस रेशमा की अकड़ को पूरी तरह निचोड़ आया तू। आज के बाद वो तेरे सामने सिर नहीं उठाएगी। अभिराज की बात पर छुन्नू अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहता है, अकड़ तोड़ना तो अपना शौक है प्यारे। अब देखना, ये रेशमा साली पूरी जवानी मेरी रखैल बनकर काटेगी। जब इसकी जवानी का रस खत्म हो जाएगा तो इसे बाजार में बेच दूंगा, मजा भी और दाम भी। अभिराज चुटकी लेता है, जब बेचना तो बताना, क्या पता मैं ही खरीद लूं। उसकी इस घिनौनी बात पर सभी बेशर्मी से हंसते हैं। छुन्नू पूरी तरह से नशे में है। वो उठता है और नशे में झूमने लगता है। उसकी पत्नी ऊपर के कमरे में से यह सब देख रही है। उसे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसे यह जरूर पता है कि आज इन दरिंदों ने पक्का किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद की है। उसकी आंखें किसी रेगिस्तान की तरह सूख चुकी हैं। उसे पता है कि यहां रोने से कोई फायदा नहीं है। वो कुछ नहीं बोलती, बस ऊपर देखती है, जैसे किसी ऊपर वाले से न्याय मांग रही हो। कुएं के पास पड़ी रेशमा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो एक बार रास्ते की तरफ देख रही है तो दूसरी बार कुएं को। वो सोच रही है कि वो क्या मुंह लेकर घर जाएगी। गांव वाले ताने मारेंगे। उसके बाबूजी कैसे ये सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे। वो फैसला करती है कि वो घर नहीं जाएगी, इसी कुएं में कूदकर जान दे देगी। वो जैसे तैसे लड़खड़ाती हुई उठती है। दर्द से कराहते हुए खुद को कुएं तक ले जाती है। वो एक बार उस गहरे कुएं में देखकर जोर से चिल्लाती है और फिर क्या रेशमा हालातों से हार कर अपनी जान दे देगी? कौन था वो चौथा दरिंदा जिसने अपने छुपे चेहरे के साथ रेशमा को नोच खाया? ऐसे कई सवाल के जवाब जानेंगे हम रेशमा की जवानी के अगले एपिसोड में।